तो हेलो चैम्पियंस। तो देखिए आप लोगों का जो बोर्ड का पेपर आया है क्लास 10th का बिहार बोर्ड का, तो उसमें हम लोग आ गए हैं क्या कि सबसे बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के जो केमिस्ट्री से आपका पूछा जाएगा। केमिस्ट्री से लगभग जितने भी क्वेश्चंस होंगे लगभग यही सब होंगे, ठीक है ना। जैसे आज हम आपको बतलाने वाले हैं, देखिए क्या हम लोग आज जानने वाले हैं लोग। जैसे देखिए अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, फॉर्मूला बेस्ड, जैसे आपका फॉर्मूला बेस्ड में क्या आ सकता है, तो ये फॉर्मूला हमने पूरा A to Z लिख रखा है, आप इसको नोट कर लो या आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है, ठीक है ना। और इसको याद करके ही जाना है, यहाँ से फंसेगा ही फंसेगा तुम्हारा, बस मैं कि नहीं यार 3-4 नंबर तो जरूर फंसेगा यहाँ से। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में फंस सकता है ये सब। सिलिका का फॉर्मूला जिसको आप बालू कहते हैं SiO2, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ब्लेंड, कैलामाइन, जिंकाइड, जिसिनेबर, ऐसा नाम तो आपने सुना ही होगा ना। लेकिन ये सब फंसता है पेपर में, समझ में आ रहा कि नहीं आपका। जैसे यहाँ पे यूरिया का फॉर्मूला NH2 को NH2 ग्लूकोज आ गया, POP जिसको आप प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हो, हैं CaSO4 का होल 2 H2O, या इसी को बोला जाता है CaSO4 इंटू 2 H2O बोला जाता है, हाँ या ना भाई। उसे जिप्सम, बिरंजक चूर्ण, धोने वाला सोडा, तो कोई ना कोई फंसेगा ही यहाँ पे। आपका आ जाओ कास्टिक सोडा क्या होता है, नीला थोता, हरा थोता, उजला थोता, लाफिंग गैस, फिटकीरी जिसको कहते हो आप, फिटकीरी का फॉर्मूला देख लेना एकदम, K2SO4 होता है। यहाँ पे वैल्यू, हाँ ये गलत हो गया है तो इसको हम सुधार देते हैं आपके लिए। ये जो लिखा है ये आपका है K2SO4 है, K2SO4 Al2SO4 का होल 3, Al2SO4 का होल 3, ठीक है ना। अच्छा ये फिटकीरी का फॉर्मूला ही गलत है यार, ये नहीं होता है। अब ये फॉर्मूला नहीं, ये नहीं याद करना है आपको, ठीक है ना, ये फॉर्मूला नहीं है इसका। अच्छा तो सब फॉर्मूला क्या होता है आप लिख के बता दो। तो चलो बाबू इसका फॉर्मूला हम आपको लिख के दिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक, आपको याद कर लेना है। पेपर में ये इतना बड़ा फॉर्मूला तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर K2SO4, ठीक है ना, फिर होता है आपका Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है ना, SO4 का होल थ्राइस, ठीक है ना। अब फिर होता है आपका 24H2O, बस ना यार। ये फार्मूला होता है, किसका फार्मूला है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो बढ़िया से, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो एकदम प्यार से, इसको स्क्रीनशॉट आप कर ही लो यार, ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो ये आता है आपका, तो ये हो गया। अच्छा जी अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये फार्मूला आप याद कर लेना, ठीक, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अच्छा सुहागा का फार्मूला, सुहागा का जो फार्मूला है ऊपर वाला आपका दिया गया है तुम्हारा, ठीक है ना। इसी को देखिए सुहागा का ही नाम है, यहाँ पे एक देख लीजिए, ये भी फार्मूला ये आपका इम्पोर्टेंट फार्मूला है सुहागा का, सुहागा यहाँ पे देख लो आप, सुहागा का ही फॉर्मूला होता है सोडियम टेट्राबोरेट, ठीक है ना, सोडियम टेट्राबोरेट कहा जाता है, ठीक है ना। ये हेमेटाइट का फॉर्मूला यहाँ पे हो गया, तो नाम है सोडियम टेट्राबोरेट नाम है इसका, जिसको बोरेक्स कहते हो आप। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला देख लो क्या होता है, Fe2O3 और FeO दोनों जब मिल जाता है तो आपको क्या बनता है, Fe3O4 बनता है। और अगर कहीं पे भी क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया हेमेटाइट का फॉर्मूला, क्या पूछ दिया, हेमेटाइट, हेमेटाइट, ठीक है ना, हेमेटाइट का फॉर्मूला पूछ दिया, तो उसका फॉर्मूला क्या है आप ये समझो, हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे जो ये वैल्यू दिया गया है ना, ये वाला, ये जो वैल्यू दिया है, क्या वैल्यू था, Fe2O3, ये हेमेटाइट का फॉर्मूला है। और इसी हेमेटाइट में जब FeO मिला दिया जाता है तो मिल करके क्या बनाता है, या मैग्नेटाइट बनाता है, याद रहेगा। अच्छा जी अगर ये याद है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं लोग, यहाँ देखो ग्लोबल लवन आता है मिलान में, ये पूछा जाता है तो Na2SO4 और 10 H2O होता है। अच्छा अगर इसमें तुम आते हो बाबू रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो सकते हैं, हमने पूरा A to Z लिख दिया है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, आपको याद कर ही के जाना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अभिकारक, प्रतिफल, संतुलित करना, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन क्या है, द्विविस्थापन क्या है, ये सब एक बार तो आप पढ़ ही लो, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग सब क्वेश्चन पूछेंगे उसमें। अवक्षेपण, उदासीनीकरण, प्रकाश रासायनिक, ऑक्सीकरण जिसको उपचयन और अवकरण, अपचयन जिसको कहते हो, दोनों को मिला करके आपका रेडॉक्स बन जाता है। फिर ऑक्सीकारक क्या है, अवकारक क्या है, दहन के लिए क्या क्या शर्तें हो सकती है, संक्षारण क्या और विकृत गंधिता क्या। अगर इतना आप कर लेते हो तो बहुत है, मतलब इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जब भी ये अभिक्रिया वाला जितना क्वेश्चन है तो एक एक एग्जाम्पल जरूर याद करके जाना आप,
ठीक। फिर आता है अम्ल, भस्म तथा लवण। अम्ल तथा भस्म लवण जो दूसरा जो चैप्टर था, देखो उसका सबसे ज़्यादा फंसने वाला जो क्वेश्चन है, अम्ल, क्षार, भस्म, लवण की परिभाषा याद कीजिए, परिभाषा बताइए, ये चीज़ होना चाहिए आपको। अच्छा, ये क्वेश्चन ये 5 नंबर का ही क्वेश्चन होता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपका, प्रमुख पीएच मतलब पीएच को दैनिक जीवन में क्या महत्व है, ठीक है ना, दैनिक जीवन में क्या महत्व है उसको अब याद कर लो, वो आता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, सब किसी को मालूम है, अम्ल तथा क्षार अगर अभिक्रिया करता है तो कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। अच्छा, एक बात और समझना कि यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन से पूछा जाएगा, ये वाला बहुत मेन है आपका, क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है ना, क्लोर अल्कली विधि, ये देख के आप जाओ, ये देख के जाओ, ये काम आएगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, जैसे कास्टिक सोडा का निर्माण। देखो कास्टिक सोडा और धोवन सोडा जिस विधि के द्वारा बनता है ना, जानते हो उस विधि का नाम क्या है, उस विधि का नाम है आपका, जैसे कास्टिक सोडा आपको बनाना है या आपको धोवन सोडा बनाना है, उस विधि का नाम है साल्वे विधि। क्या नाम है, साल्वे विधि नाम है। तो ये क्या कर लेना है, आपको याद कर ही लेना है, ये काम आएगा आपको। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम जी, विरंजक चूर्ण और फिर पीओपी। विरंजक चूर्ण आप करके जाओ, इस बार का पेपर में वो दिखेगा वो, ठीक है ना, क्या देख के जाना है आपको, ये विरंजक चूर्ण वाला जो क्वेश्चन है ये आपको देख के जाना है, ये विरंजक चूर्ण होगा, ठीक, ये पेपर में आ सकता है। आगे आते हैं हम लोग, पीओपी देख लेना, हाँ ठीक ठाक है क्वेश्चन पीओपी का भी, वो देख लेना आप। आगे देखना है बाबू, भौतिक आधार पे अंतर बताइए, जैसे धातु और अधातु में क्या अंतर होता है, ये भौतिक आधार पे ज्ञात कर लो आप। फिर रासायनिक आधार पे तुम देख लो कि क्या कौन सा अभिक्रिया किस में करता है, धातु अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, अधातु अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, ये चीज़। फिर आता है द्विधर्मी या उभयधर्मी ऑक्साइड, ये तो छप गया है पेपर में, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, समझ रहे हो ना, क्या समझना है सर। तो ये जो वैल्यू था आपका, ये आप इसको क्या कहते हो, ठीक है ना, द्विधर्मी या उभयधर्मी ऑक्साइड जो होते हैं, इसको आपको याद कर ही के जाना है। तो इसमें क्या क्या आता है आपका, जैसे एक होता है आपका Al2O3, ये सबसे ज़्यादा फेमस है। देखो ये कहता है ना कि जैसे अम्ल को दिखेगा तो क्षार के जैसा काम करने लगता है, अगर क्षार को देखता है तो अम्ल के जैसा काम करने लगता है, ये चीज़ होता है द्विधर्मी ऑक्साइड का आपके बारे में। फिर कहता है बाबू क्रियाशीलता से ध्यान रखें और याद करें, मतलब क्रियाशीलता याद करके ही जाना है, कि जैसे आपको अगर पढ़े होंगे तो ये ज़रूर याद होगा, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, मतलब ऊपर वाले जितने भी तत्व होते हैं वो हमेशा नीचे वाले तत्व को क्या करते हैं, हटाते हैं, विस्थापित करते हैं, लेकिन नीचे वाले का उतना औकात नहीं है कि ऊपर वाले को क्या कर सके, वो विस्थापित कर सके, ये चीज़ें होती है आपकी। गुड। आगे जब आप आगे बढ़ोगे तो विस्थापन अभिक्रिया, वो तो पहले ही है, अगर जिस वाले को क्रियाशीलता श्रेणी याद है वो विस्थापन अभिक्रिया भी क्या होगा, उसका हमेशा याद ही रहता है। अच्छा जी, अगर ऐसा बात है तो अब आ जाओगे वैद्युत संयोजन बंधन क्या और आयनिक बंधन क्या है, ठीक है। वैद्युत संयोजन या आयनिक उसी को कहा जाता है। तुम क्या जानते हो, जब धातु और अधातु के बीच में जो बंधन बनता है, और धातु और अधातु के बीच में बंधन कैसा बनेगा, तो धातु अधातु में बंधन जो बनेगा वो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बनेगा। जितने भी धातुएं होती है वो इलेक्ट्रॉन देना चाहती है, और कौन इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो अधातु इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। मतलब प्लस माइनस के बीच वाला जो बंधन होता है उसी को आयनिक बंधन या वैद्युत संयोजन बंधन कहा जाता है। समझ रहे हो वीरो। अच्छा जी, ये सर हमको समझ में आ रहा है, कुछ बढ़िया बताओ। अच्छा, बढ़िया बतलाने के लिए यहाँ पे आता है आपका सहसंयोजक बंधन। अब सहसंयोजक बंधन क्या है एक्चुअल में, ये समझ लो आप। सहसंयोजक बंधन, तो सहसंयोजक बंधन ही न है बाबू आपका, जो इसी को कहा जाता है, यह हमेशा अधातु और अधातु के बीच में बनता है। अच्छा जी, अधातु बीच में बनने के साथ और भी कुछ करता है जी, अधातु में बंधन बनता है और यहीं पे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है। तो आपको एक दिमाग में रखना है, अगर सहसंयोजक बंधन के बारे में पूछ रहा है तो अधातु वाला काम है, अगर अधातु वाला काम है मतलब ये कहाँ पे काम हो रहा है आपका, तो ये हो रहा है आपका आयनिक बंधन में। ये देखो, ये 2-2 नंबर में हमने सब कुछ एकदम समा दिया है। गैंग क्या है, अयस्क क्या है, खनिज, धातुमल, गालक को परिभाषित करें, मतलब ये कन्फर्म है यहाँ से एगो तो आपका फंसेगा ही फंसेगा। भर्जन और निस्तापन, मतलब कुछ भी हो जाए, ये तो आने ही मतलब पेपर में आता ही है। भर्जन क्या है, तो किसी भी जितने भी यहाँ पे तुम्हारे खनिज होते हैं वो चाहे किसी भी रूप में मिले, जैसा सल्फाइड के रूप में कुछ मिल सकता है, ठीक है ना, और अयस्क के बारे में बात किया जा रहा है, और कुछ ना कुछ होते हैं जो आपको कार्बोनेट के रूप में मिलते हैं। तो भर्जन क्या करता है, तो भर्जन में होता क्या है कि पूरा ऑक्सीजन का सप्लाई दिया जाता है, और ऑक्सीजन के सप्लाई दिया जाता है और उसको किस में चेंज किया जाता है, उसी धातु के ऑक्साइड में चेंज किया जाता है। तो ऑक्सीजन जब दे करके, मतलब वायु की उपस्थिति में जब उसको गर्म किया जाएगा तो उसको भर्जन कहेंगे। अब वायु के अनुपस्थिति में, तो ये किसके लिए, तो हमेशा याद रखना, अगर बात किया जा रहा है आपका
अगर बात किया जा रहा है भर्जन का, तो ये जब भी यूज़ होगा तो ये होगा सल्फाइड के लिए यूज़ होगा। किसके लिए यूज़ होगा? हमेशा सल्फाइड के लिए। और अगर बात किया जा रहा है निस्तापन का, तो ये किसके लिए यूज़ होता है? कार्बोनेट के लिए यूज़ होता है, कार्बोनेट के लिए। कार्बोनेट बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो क्या, जलयुक्त। अगर कोई भी यौगिक, या बोल सकते हो कोई भी अयस्क अगर जल युक्त है तो उसके लिए निस्तापन, क्योंकि देखो ऑक्सीजन कम देना है, और ऑक्सीजन को मतलब उसमें ऑक्सीजन एकदम कम सप्लाई में वहाँ पे दिया जाता है और गर्म किया जाता है, तो काम बना देता है वो। ठीक, आगे सुनिए। अब इसके बाद आता है हम लोग एनोडीकरण, यसद लेपन या जस्तीकरण के बारे में, या विद्युत लेपन। ये आप एक ही बार जब पढ़ ही के जाना, ठीक है ना। ये बहुत बार पूछता है यसद लेपन क्या है, बहुत बार। मिश्रातु, तो कुछ उदाहरण देख लो आप। तो मिश्रातु में कुछ उदाहरण जो सबसे इंपॉर्टेंट था हमने उसको लिख दिया है। पीतल, पीतल होता है बाबू, इसको याद करो, पीताजी ऐसा करके याद कर लो। तो पीतल जो होता है वो बना किससे है? वो कॉपर तथा जिंक से बना है, ठीक है। उसमें कॉपर कितना है आपका, देखो तो 80%, जिंक कितना है 20%। सोल्डर के बारे में बात करोगे तो सोल्डर में Sn और Pb मिला है। Sn का मतलब टीन है। Sn क्या होता है सर? ये जो Sn लिखा है ना, इसका मतलब होता है टीन, ठीक है। और ये Pb, इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है सीसा, ठीक है ना। ये दोनों है। फिर यहाँ बात करो कांसा किससे बनता है? तो कॉपर और Sn से बनता है, ठीक है। कॉपर कितना है 90% और Sn कितना होता है आपका? तो कॉपर तो समझ ही रहे हो, Sn का मतलब टीन होता है। ये चीज़ आपको याद कर लेना है। अच्छा जी, अगर इतना याद हो जाएगा तो आगे तो बहुत इंपॉर्टेंट उतने नहीं हैं। जैसे इस चैप्टर में आपको तत्वों की आवर्त सारणी, चैप्टर नंबर 5, तो इसमें आपको क्या याद करना है? डोबेराइनर का त्रिक नियम याद कर लो, न्यूलैंड सारेगामापा वाला याद कर लो, फिर मेंडलीव के आवर्त नियम याद कर लो कि मेंडलीव का आवर्त नियम क्या कहता है। तो मतलब मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है? तो वो कहता है कि जब भी तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में अगर सजाया जाता है तो उनका जो गुणधर्म होता है, जो रासायनिक और भौतिक गुणधर्म जो होता है, वो आवर्ती फलन होता है। मतलब एक जगह पे जाके वो सब रिपीट करने लगता है, हाँ या ना। तो उसको कहते हैं आप। फिर आ जाओगे आप क्षार धातुएं, मृदा क्षार धातुएं और हैलोजन की पहचान। जैसे क्षार धातु कौन सा होता है? क्षार धातु कौन सा होता है भाई? तो क्षार धातु जिसको कहते हैं बता दें हम आपको। तो क्षार धातु जो होता है इसको कहते हैं बाबू ह, ली, ना, के, रब, से, चाहिए यहाँ पे लिख देते हैं फरियाद। ये जो धातु है ना, इसको क्षार धातु कहा जाता है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये जो है इसको क्षार धातु कहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बता दें हम, ये सबों का जो बाबू संयोजी इलेक्ट्रॉन एक होता है। सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है बाबू? एक है। सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? एक है। अगर पूछा जाए इन सब पे चार्ज कितना होता है, चार्ज का मतलब आप बोलो संयोजकता, तो सब पे चार्ज होता है +1। सब पे चार्ज कितना होता है? +1। सब पे चार्ज कितना होता है? +1। बात समझ में आ रहा है आपको? ठीक है सर। अब देखिए इसके बाद आपका आया मृदा क्षार धातु है, ठीक है ना। अब मृदा क्षार धातु है, इसको क्या कहते हैं आप? इसको हम याद करा देते हैं आपको। इसका याद करने का तरीका है, हाँ, बेटा कहाँ गया भाई? हाँ, इसका होता है बेटा मांगे कन्या सुंदरी बाप राजी, ठीक है ना। इसका हो गया बेटा मांगे कन्या सुंदरी बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। और इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 होता है और सब पे चार्ज 2+ होता है। संयोजकता अगर पूछे तो कोई क्या बोलोगे आप? 2+ होता है। याद हो जाएगा। आगे बढ़ो आप, आगे बढ़ जाओ। अब इसके बाद एक और है यहाँ पे, वो कौन सा है? हैलोजन धातुओं की पहचान। सॉरी, हैलोजन और धातु होता है पूरा। तब हैलोजन के बारे में अगर आते हो आप तो समझो आप हैलोजन कौन सा होता है। तो हैलोजन जो होते हैं ना, उसको कहते हैं आप फ्रूटी कल बरी आत्मे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, याद रखो फ्रूटिकल बरियात में। इसका जो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 7 होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7। और सब पे चार्ज कितना होता है? -1, -1, -1 और -1 होता है। याद हो जाएगा पक्का। आगे बढ़ते हैं। अब आता है बाबू आपका मेंडलीव तथा आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर। अच्छा जी, अगर तुमको थोड़ा सा और मेहनत करना होगा तो तुम थोड़ा सा कर लेना क्या कि जो मेंडलीव का आवर्त सारणी था उसमें वर्ग कितना था और उसमें आवर्त कितना था, ये कर लेना, ऑब्जेक्टिव फंसेगा यहाँ से, ठीक। और आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग कितने हैं और आवर्त कितने हैं, ये कर लो आप। तो यहाँ से ये फंसने वाला चांस सही से होगा। आगे बढ़ो। आगे एक और चैप्टर आगे आता है बाबू आपका चिपको आंदोलन, मतलब प्राकृतिक संसाधन। तो चिपको आंदोलन, जन संरक्षण, ये अपने मन से भी लिख सकते हो आप। और यहाँ हो गया प्राकृतिक संसाधनों का
उत्तम जीवाश्म ईंधन क्या है, ये सब देख ही लेना आप, ऊर्जा संकट क्या है वगैरह वगैरह। देखो जी एक चैप्टर और है और इस चैप्टर को चौथा चैप्टर कहा गया है, बहुत ही फेवरेट चैप्टर, बहुत ही बढ़िया चैप्टर्स होता है। तो देखो चौथा चैप्टर है, इसमें चैप्टर का नाम गलत आ गया है, चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 क्या था हम बता दें आपको, चैप्टर नंबर 4 था कार्बन तथा इसके यौगिक। चैप्टर था कार्बन तथा इसके यौगिक, यही आपका चैप्टर था, ठीक है ना। अब कार्बन तथा इसके यौगिक में आपको क्या क्या मतलब नेसेसरी आना ही आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो लुईस बिंदु संरचना आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जिसको कहा जाता है आपको। तो इसमें इतना अगर प्रैक्टिस कर लेते हो, जिसमें हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन गैस है, फिर Cl2 क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस, फ्लोरीन गैस, नाइट्रोजन गैस H2O, NH3, O2, CH4, फिर आता है आपका P4, फिर आता है S8। अच्छा इसमें हम एक बात बताना चाहेंगे, आपका S8 क्या है। S8 का हम संरचना आपके सामने बना देते हैं। जैसे ऐसे तुम सल्फर सल्फर सल्फर, फिर देखो सल्फर सल्फर, कितना हुआ 3 2 5 6 7, ऐसे होता है तुम्हारा सल्फर, ठीक है ना। ऐसे चेन है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ऐसे सल्फर जुड़ा होता है। ये S8 का क्या है, ये किसका है फॉर्मूला, आपका S8 का फॉर्मूला याद रहेगा। सल्फर इस उपस्थिति में पाया जाता है, गुड सर। फिर आता है आपका देखो P4। अब P4 कैसे होता है, P4 ऐसे P बनाना है तुमको, एक फास्फोरस यहाँ पे, एक फास्फोरस यहाँ पे, एक फास्फोरस यहाँ पे और एक फास्फोरस यहाँ पे। अब देखो कैसे जुड़ा हुआ, ऐसे 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 ऐसे, ये वाला इससे मिला है, ये वाला इससे मिला है। ये वाला जो संरचना है वो किसका संरचना है, आपका P4 का संरचना है, गुड। अच्छा और कुछ संरचना के बारे में हम तुमको बता ही दें। जैसे मान लो अगर तुमको H2O बनाना है, किसको बनाना है, H2O को। तो इसमें देखो H2O बनाना है तो देखो जब भी लुईस बिंदु संरचना पढ़ा जाता है ना, तो उसमें एक होता है जो केंद्रीय परमाणु, जो केंद्र में मिलता है। अच्छा एक उसके बाकी जो बच जाएंगे ना, उसको कहा जाता है बाबू सर, मतलब चारों तरफ के परमाणु, सराउंडिंग एटम कहा जाता है उसको, ठीक। अच्छा इससे पहले, इतना जानने से पहले हम कुछ और भी चीज़ तुमको बताना चाहेंगे, आप समझ जाओ उसको भी, रुक जाओ, ठीक है। कुछ और भी हम बताना चाहेंगे, वो भी समझ जाओ तुम। जैसे H2, जैसे तुम कोई शादी में जाते हो, तो शादी में जाओगे तो दूल्हा तो अकेले एक ही होता है ना। तो समझो क्या कि पूरे ही सब एटम के जितने भी आपके लुईस बिंदु संरचना बनाने वाले जितने भी एटम होंगे, जितने भी एटम हैं, उसमें दूल्हा कौन बनेगा, जो सबसे ज़्यादा बॉन्ड बनाता होगा, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा बॉन्ड बनाता हो या सबसे कम मात्रा में उपस्थित होगा। शादी में भी आप जाते हो तो सबसे कम मात्रा में जो उपस्थित होता है वही तो दूल्हा होता है। तो यही चीज़ है आपका। तो मान लो ऑक्सीजन को ऐसे आप बीच में रख लो, ठीक बात। और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, ये सबको मालूम है। तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन इधर बनाया और एक बॉन्ड हाइड्रोजन इधर बनाया। ये आपका क्या था, H2O का लुईस बिंदु संरचना था। आप बना लोगे, ये सब चीज़ें करनी होगी, पेपर में आता भी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हीरा ग्रेफाइट के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, क्या होता है, कैसे होता है वगैरह वगैरह। यहाँ पे देखो एक आ रहा है तुम्हारा नाम है श्रृंखला गुण या श्रृंखलन गुण कहा जाता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, कहता है क्या कि कार्बन जब अपने आप से ही स्वबंधन करके अपने आप से ही जुड़ना शुरू कर दे, मतलब ये कार्बन था, ये भी कार्बन आ गया, ये भी कार्बन आया, अब बोला कार्बन, ये बोला कार्बन, बोला कार्बन, ऐसे ऐसे करके वो क्या करना, अपने आप में जुड़ना शुरू कर दे। तो ऐसा गुण श्रृंखलन कहलाता है या श्रृंखला गुण कहलाता है। फिर क्रियाशील मूलक, क्रियाशील मूलक क्या होते हैं आपके, फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है इसको। अच्छा जी, अगर फंक्शनल ग्रुप में तुम पहुँच चुके तो समझ जाओ, और भी हम तुमको बताएंगे यहाँ पे। फंक्शनल ग्रुप, पहला जो फंक्शनल ग्रुप आपको याद करना है वो है आपका अल्कोहल। ये रट्टा मार लो, पेपर में फंसेगा इससे, अल्कोहल। और इसका फॉर्मूला होता है आपका बॉन्ड OH, ठीक। फिर आता है बाबू आपका अल्डिहाइड, अल्डिहाइड। और अल्डिहाइड का होता है आपका बॉन्ड CHO, बस में। फिर होता है आपका कीटोन, कीटोन ये होता है बॉन्ड CO बॉन्ड, ऐसे करके होता है। इसको अब नोट कर लो, तो सब याद होगा ही, NCERT में सब दिया गया है। आगे और देखना है, अगर मान लो आ गया कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल आ गया। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल में अगर बात करते हो आप, तो ये होता है बॉन्ड COOH हो जाता है तुम्हारा, याद कर लेना तुमको। अच्छा जी, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो पूछेगा अमीन। अमीन क्या होता है आपका, बॉन्ड NH2 होता है, ठीक। अच्छा जी, अगर इतना नोट कर पा रहे हो तो आगे लास्ट है, ये भी आप देख ही लो। अमीन, एस्टर पूछ दे अगर कहीं, एस्टर, एस्टर होता है बॉन्ड COO और ये बॉन्ड खाली, बस मैं इसी को कहीं कहीं ऐसे लिखता है बॉन्ड R बॉन्ड CO
O बॉन्ड R लिख देता है सब। बस समझ नहीं आया ये R क्या होता है, तो इसी R को अल्काइल कहा जाता है। क्या कहते हो आप? अल्काइल कहते हो। बस समझ आया? गुड हीरो। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओगे तो समझातीय श्रेणी क्या है देख लेना। समवता और समायोगी कहलाता है, इसको भी आप देख लीजिएगा। साबुनीकरण स्टीरीकरण जरूर देख के जाइएगा। साबुन तथा मार्जक में अंतर, एथेनोइक और एथेनोइक, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में अंतर, ये तो देख ही लेना आप, ये पेपर में आ सकता है इस बार। ठीक है, कौन सा? ये वाला। और फिर ये क्वेश्चन आप जरूर करके जाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेथेन बनाने की विधि क्या है और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया बताइए। ठीक, अच्छा जी, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला इसमें भी था, हमने लिख दिया। जैसे मीथेन का फार्मूला CH4, मिथाइल अल्कोहल को ही मिथेनॉल कहा जाता है, CH3OH होता है। अच्छा, एक बात और देख लो यहाँ पे, मिथाइल अमीन जो है इसको CH3NH2 कहा जाता है। कहीं कहीं इसी का नाम मिथेनामाइन होगा, तो कर लेना आप टिक। मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br होता है, कहीं कहीं इसी का नाम ब्रोमोमीथेन है। प्रोपेनॉल देख लो यहाँ पे। ठीक, इथेनॉल फिर दिया है। देखो इथीन का नाम एथिलीन भी देता है। इथाइन ये बिल्डिंग गैस है, बिल्डिंग में इसका यूज़ होता है। और इसी इथाइन का एसिटिलीन भी एक एक्स्ट्रा नाम है, तो एक्स्ट्रा नाम को याद करना पड़ता है हीरो हमेशा। उसे देखो यहाँ पे मिथेनल दिया है, HCHO मिथेनल। अच्छा, मिथेनल का एक और नाम है, ठीक है ना, फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम है उसका? फॉर्मल्डिहाइड, मिथेनल का, तो कर लो आप। फिर ब्रोमोप्रोपेन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रोपेनोन, देखो प्रोपेनोन कब आता है? जब कीटोन आता है। बात समझ नहीं आता? कीटोन में देखो यहाँ पे एसीटोन लिखा है, प्रोपेनोन भी नाम होता है। ब्यूटेनोन यहाँ पे लिखा है। एथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल जो किस में मिलता है तुम्हारा? सिरका जो होता है उसमें मिलता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में मिलता है तुम्हारा, मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। फॉर्मूला याद कर लेना, मिथेनल फॉर्मल्डिहाइड। और एक होता है आपका एसिटल्डिहाइड, इसको आप इथेनल कहते हैं। बात समझ आया? अच्छा, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।